तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो मेरे पास अभी जो है फ़िलहाल वो 28 फरवरी को 2024 यानी कि दिसंबर वाले जो है 2024 के ही जो एग्ज़ाम है आपके 28 फ़ैब 2025 को हुआ था। सर आप म्यूट हैं। गुड इवनिंग। अभी आ रही है आवाज़? अच्छा म्यूट थे ना। ओके। अभी अभी आ रही है, सुनाई दे रहा है अभी अच्छे से? हाँ सर। ओके ओके, चलो अच्छी बात। ठीक। हम यही बोल रहे थे कि 28 फ़ैब जो 2025 को एग्ज़ाम हुआ था, वो बेसिकली आपके दिसंबर वाले 2024 वाले ही एग्ज़ाम हुए थे, है ना? और इस बार 2025 वाले दिसंबर जो आपका 18 दिसंबर को है आई थिंक शायद। अब तो गेट के भी शेड्यूल आ चुका है एग्ज़ाम का ना, कब होने वाला है, वो सारा चीज़ें। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, यही खोले थे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आपके जुलाई में हुआ, जुलाई 2025 जो रिसेंट में हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट, जैसे कि हम पहले भी बोले हुए हैं कि स्टार्ट जो करेंगे हम लोग 2025 से लेकर प्रीवियस तक चलते जाएंगे। ठीक है। इसमें ना इम्पोर्टेंट है सीएसआर नेट के क्वेश्चंस बनाने के लिए। पहले हम अभी सीएसआर नेट का ही करेंगे, कम से कम 5 साल का लगातार एटलीस्ट 10 क्लास तो होंगे ही होंगे। हो सकता है ज़्यादा होंगे फिलहाल, क्योंकि उसके एग्जाम है फरवरी में ही, सॉरी दिसंबर में, दैट्स वाई। फिर हम आपके गेट के भी प्रॉपर मैथमेटिक्स वाले भी और स्टार्ट वाले भी दोनों ही जो मैथ पोर्शन का क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो गेट के लिए अभी टाइमिंग है, ठीक है, और नेट के लिए नहीं है। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ रहा है। दूसरी बात, नेट के जो सिलेबस हम कंप्लीट किए हैं अभी, तो वो मेरा मेन टारगेट था गेट का ही सिलेबस, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, एक सेकेंड। सर आवाज नहीं आ रही। तो भैया कुछ जरूरी बात से कॉल किए थे, जनरली करते नहीं है। तो हम फोन में बात कर रहे थे और इधर हम आईपैड में वो चला रहे थे, होता है ना आदत। तो दैट्स वाई वो हो गया, सॉरी हाँ, डिस्टर्ब के लिए। क्योंकि होता है ऐसे कुछ कि फोन में बात कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से हाथ में पेन चल रहा है, तो वही हो रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। हाँ तो हम बोल रहे थे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हम बोल रहे थे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 2025 वाले से ही। अच्छा, अब इसका बचता है जो जितना सिलेबस हम अभी तक इस बार पढ़ाए हुए हैं प्रयास 2 वाले में, ठीक है। तो उसमें ना पूरा नेट का सिलेबस नहीं हुआ है। यूनिट 1 में भी हम लोग देखें, यूनिट 1 का ही अगर सिर्फ बात करते हैं, ऐसे यूनिट 2 यूनिट 3 भी है, तो टाइम लगता है क्योंकि सिलेबस बड़ा है। यूनिट 1 में भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेन टारगेट गेट को लेके चल रहे थे, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, गेट वाले हुए हैं। लेकिन नेट के लिए जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लीनियर अलजेब्रा में ये नहीं पढ़ाए हैं, या यूनिफॉर्म कन्वर्जन, रीमान इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ जो है मैं वो, उसके बाद में टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। छोटा छोटा पोर्शन जो है बहुत सारा, कुछ लीनियर अलजेब्रा में, कुछ आपके जॉर्डन कैनिकल फॉर्म मैट्रिसेस में हो गया, कुछ रियल एनालिसिस में जो कि नहीं पढ़ाया गया है। तो उसके क्वेश्चन अगर आता है तो कुछ हद तक हम करेंगे, कुछ हद तक अभी के लिए स्किप करेंगे। अगर आप पढ़े हैं खुद से भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या समथिंग, तो आप क्वेश्चन को हम लोग साथ में कर सकते हैं, अगर हर कोई पढ़े, ठीक है। अगर जो नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं,
तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, उसके लेक्चर्स एटलीस्ट हम आपको सेंड कर देंगे और नोट्स मर्ज करके सेंड कर देंगे। जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हमने वेक्टर स्पेस तो आपको दिया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी नोट सेंड कर देंगे और कुछ कुछ अलग से हम टाइमिंग देके कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो पूरा सिलेबस नहीं हुआ, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि चीज़ों को कंप्लीट करने का। कुछ रियल एनालिसिस में नहीं हुआ है और कुछ, क्योंकि इसका टाइम लगता है और हम लोग 2 महीना में यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाँ जी, देखिए नेट का क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, ये ऑनलाइन ही नेट से हम निकाल लिए क्वेश्चन बैंक जिसका भी है, तो सॉरी क्वेश्चन बैंक बोल रहे हैं मतलब पीवाईक्यूज। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो 21 वाले तो आपकी स्टार्ट के हैं, 22 वाले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लगता है देख के, सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? एक 22 में है, जिसमें एक ही क्वेश्चन में देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम और सीक्वेंस। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन कितने सारे चीजों को उसने क्या किया है, एक साथ, कितने सारी चीजों को एक साथ यहाँ पे डाल दिया है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए है तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 मार्क्स के ही मिलेंगे आपको। हो सकता है ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइमिंग ले ले, तभी सॉल्व हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि अल्फा का वैल्यू बताओ जो अल्फा पॉजिटिव है और यहाँ पे सुप्रीमम लेना है, एक्स और वाई क्या है, ध्यान से ऐसा फंक्शन लो जिसमें कि एक्स वाई इक्वल नहीं है और ये जो मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाए, एल, लेकिन एल 1 से इन्फिनिटी हो। फिर कहता है कि अनदर डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन है जिसका रेंज है डेरिवेटिव का -3/2 से 3/2। ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए। और ये एक अल्फा ले रहा है, पॉजिटिव कंडीशन है, जी एक्स डिफाइन कर रहा है ए एफ एक्स प्लस एच एक्स। यहाँ पे एक एच एक्स डिफाइन है डिफरेंशिएबल और यहाँ पे एफ फंक्शन डिफाइन है, एफ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल कुछ नहीं कहा है, बस ये कहा कि जब दोनों अनइक्वल हो, एक्स और वाई अनइक्वल हो, उस केस में इसमें जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा वो हम ले रहे हैं एल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, कंसीडर द सीक्वेंस। यहाँ तक तो ठीक है, कंसीडर द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस डिफाइन किया है इस तरीके से, लाइक एज कि x1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। ठीक है ना, उसी तरह से x2 इक्वल टू जी ऑफ x1। अब आपको x नॉट x1 पता होगा तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो ना, k बराबर 0 मतलब एक्स नॉट हो गया, तो जी जीरो निकाल सकते हो, एफ जीरो एच जीरो, इस तरीके से। तो पहले आप इनको देखो, फिर इनको देखो, फिर यहाँ से जी डिफाइन करो, फिर जी से सीक्वेंस डिफाइन करो, है ना। और एक्स नॉट आपका जो भी लेना चाहो रियल नंबर सिस्टम से यहाँ से ले सकते हो, कुछ भी अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक, ओके, लाइक एस की चलिए हमने एक्स नॉट बराबर 1 लेके चले। देन द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट होता है सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का। इसका मतलब जी एक्स बराबर एक्स जो इक्वेशन है, जो भी आपके जी एक्स यहाँ से आएंगे, एक्चुअली आप जी एक्स पूरा फाइंड कर पाओगे नहीं, क्योंकि ये कोई फंक्शन पे अलग अलग पर्टिकुलर केस लेके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उस पे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, यानी कि जो स्मॉल एल है वो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। कंडीशन मांग रहा है कि अल्फा का किस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंट है इसके सॉल्यूशन पे होगा। तो ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, दिस इज अ टाइम टेकन क्वेश्चन। इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएबिलिटी और सीक्वेंस तीनों का है। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बोलेंगे, इसे स्किप कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स देना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको कितना मिनट्स, 10 मिनट्स देना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। हाँ, अगर आप अच्छे से तीनों टॉपिक को पढ़े हुए हैं और तीनों को रिलेट कर पा रहे हैं तो ही ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छूटेगा, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके इजी भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजी भी होते हैं। ठीक है,
तो उसे डिस्कस करेंगे। हम इसे भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, बस पहला दिन है, हम इसे अभी के लिए छोड़ रहे हैं। हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर मोशन बनेगा तो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सारा करेंगे, करेंगे तो सब, टेंशन मत लीजिए, ये भी करेंगे, इसको भी करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है। कहता है कि फॉर ए वेरिएबल एक्स, ओके, कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस। एक पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री वाला है ये, दो डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले पढ़ाए, इस बार अभी नहीं पढ़ा पाए हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। एक एक को बेसिस लेंगे, बी का पहले बेसिस निकाल लेंगे, बेसिस एफ के जगह बेसिस रखते जाएंगे, उससे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, वेयर डी एफ इज अ डेरिवेटिव हो गया एफ विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कहता है इनमें से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा ट्रू होगा, टी क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी टू पावर। तो एक काम करो ना, इसका ना मैट्रिक्स निकाल लो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होता है वहां से भी कर सकती हो इसे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के, और वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा होगा वहां पे टी रख देंगे, तो काम बन जाएगा। क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो 3 ऑर्डर का तो ट्रांसफॉर्मेशन बन ही जाएगा। अब उस पर पावर रखते हैं, रखने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, राइट साइड अपने आप पता चल जाएगा। एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हो, अब जैसे ये रिजल्ट है यहाँ पे, है ना, टी क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर हर जगह है, प्लस 3 टी हर जगह है, तो इसको उतना टाइम्स लेके चलो, ठीक है। फिर राइट साइड देखो क्या रिजल्ट आता है, फिर हम लोग 25 करके हम लोग क्या करेंगे, पावर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे ये वाले क्वेश्चन। हाँ, 22 से इजी है 23, 22 से इजी है 23, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो बोलिएगा कि आप में से मुझे यहाँ पे बताइए किसने किसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं, कौन कौन है। ठीक है, तुम नहीं पढ़ी हो। और कोई, बाकी कोई तो पढ़े हैं। अगर बाकी कोई पढ़े, ठीक है, तुम्हारा नहीं हुआ है ना, तो हम नोट सेंड करेंगे, टफ नहीं है। 2 से 3 दिन लगेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद से भी कर सकती हो, और फिर ये सारा चीजें क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, टफ है ही नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये टफ नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जहां से ज्यादा होगा, लेकिन क्योंकि ये सी एस आई नेट का है, तो लिमिटेड टाइमिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन देंगे, अच्छे से समझा देंगे, बाकी क्या है ना, तुम्हें खुद से भी करना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 50% सॉल्व कर लो तो हो गया 200 मार्क्स का, है कि नहीं। उसमें भी 110 भी लेके आ गए तो JRF कैटेगरी से हो जाएगा, तो मुझे सारे करने की जरूरत नहीं है। पहला, अच्छा इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। कब का हम सर बताइए। सर हाँ सर ऐसा बोलो। कौन सा टॉपिक है जैसे कि इजीली कवर कर सकें, जिसे मार्क्स से ज़्यादा गेन कर सकें। किससे ज्यादा रिवीजन क्या। तो सर ऐसा कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे कि इजीली रिवीजन कर सकें, क्योंकि टाइम कम है और मार्क्स थोड़े देखो इजीली अच्छा। रिवीजन करने में तो हम तो बोलेंगे लीनियर अलजेब्रा जरूर कर लो, क्योंकि ना इसके दो तीन तीन क्वेश्चन छोड़ के, मान लो अगर इसमें 12 से 13 क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन, 55 मार्क्स का तो मान के चलो एवरेज में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन छोड़ के, 3-4 क्वेश्चन छोड़ के तुम इसमें से 10 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो हम तो बोलेंगे कि लीनियर अलजेब्रा को करो। इसमें क्या है, मैट्रिसेस है जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा जॉर्डन फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये सबको थोड़ा देखना है, और मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। काम बन जाएगा आगेन बिलो आगेन वेक्टर से। और एक वेक्टर स्पेस है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इससे ना तुम आराम से 10 क्वेश्चन बना सकते हो,
और ये आसान पड़ेगा, मतलब बहुत लेंदी नहीं जाएगा। ये आराम से 30 मार्क्स का तो एटलीस्ट यहाँ से उठा सकते हो, 10 में से। ऐसे ये एवरेज 55 मार्क्स का आता है एवरेज, और रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा मिला के 130 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में तो हम ये बोल सकते हैं, बाकी स्टैट का देखो मुझे आइडिया नहीं है, वो संतोष सर ही बता पाएंगे। मैथ्स में हम जरूर बोलेंगे लीनियर अलजेब्रा, एटलीस्ट मैट्रिसेस और वेक्टर स्पेस जरूर करो। और यस सर, क्योंकि मैं स्टेट्स बैकग्राउंड से हूँ, देन इसलिए पूछ रहा था। हाँ हाँ, स्टैट्स का देखो मुझे नहीं पता है, वो संतोष सर अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो अच्छे से सर, टॉपिक भी नहीं पता है स्टैट्स के क्या क्या है। सर स्टेट्स का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैथ में यही पूछना था कौन से मतलब टॉपिक को हाँ, ज़्यादा मैथ्स में ये कर सकते हो। और अगर टाइमिंग मिलता है, देखो अब रियल एनालिसिस में क्या है ना, एक टॉपिक पढ़ के पूरा रियल का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर तुम सिर्फ सीक्वेंस सीरीज पर लिए तो सिर्फ सीक्वेंस सीरीज से ही सारे क्वेश्चन आएंगे नहीं। जैसे कि जस्ट अभी हम लोग देखें, ये क्वेश्चन किसका बोलोगे, अब मान के चलो इसे, ये से कैलकुलस का बोलेंगे या सीक्वेंस का बोलेंगे या मीन वैल्यू थ्योरम रियल एनालिसिस में बोलेंगे, तीनों मिक्स है। तो रियल का क्वेश्चन ऐसे ही देगा वो, हर क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन पूरा रियल कमांड करो तो पूरा फुल मार्क्स। और नहीं तो सिर्फ सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेंगे तो मान लो कि हो सकता है कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन में सीक्वेंस सीरीज है, लेकिन तुम 10 मार्क्स से ज़्यादा ला ही नहीं पाओगे और उसमें टाइम भी लगेगा। तो हम पहले तुमको लीनियर अलजेब्रा बोलेंगे, आफ्टर दैट रियल एनालिसिस। ठीक है, उसमें भी कुछ सीक्वेंस सीरीज भी कर सकते हो तो कर लो, और नहीं तो एटलीस्ट रियल एनालिसिस में हम सबको ये बोलेंगे, एटलीस्ट रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हर किसी को करना है, भले वो क्वेश्चन हो या ना हो, ये ध्यान रखिए। नहीं ना फिर आपका क्वेश्चन फंसेगा, आपको ये करना ही है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सबको करना है। क्यों? आप किसी के भी क्वेश्चन बनाओगे लीनियर अलजेब्रा में भी ना, ये हर जगह घुस जाएगा, जिसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में, मैक्सिमा मिनिमा, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, ग्लोबल एब्सोल्यूट, ये वाले जो टॉपिक्स है यहाँ पे, ये तुम्हें करने हैं। भले इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए फिर भी करो, क्यों? क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा अलग अलग जगह कहीं भी घुस जाएगा ये, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये करना। सर यदि आपके पास इसका कोई नोट्स हो, देन ग्रुप में नोट्स तो सेंड वो कर। तो क्लास में सारा करवाया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे देख सकती हो। चलो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग करते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, अभी हम थोड़ा समझाते हैं तो टाइमिंग लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेसिस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, चाहे आपका टी रहे या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख दे, इस तरह से कुछ भी रहे, तो इसमें ना आसान होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल के। तो बेसिस ऑफ अगर हम लोग वी लिखते हैं तो क्या होगा, एक वन हो गया, एक एक्स हो गया, एक एक्स स्क्वायर, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस है ना, स्टैंडर्ड बेसिस। अब इस बेसिस को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले या तो दो तरीका, या तो यहाँ पे टी है, या फिर में हम क्या लेंगे, ये पॉलिनोमियल ले सकते हैं, जनरल पॉलिनोमियल जो 2 डिग्री का है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। अब इसमें इसको टी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी पूरा का टी आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब टी एफ प्लस टी डी एफ बाई डी एक्स, इस तरह से आएगा। ये तो टी एफ को वापस यहाँ से लिख दोगे, लेकिन टी डी एफ बाई डी एक्स रह जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। डायरेक्ट इसको अगर लाना चाहो, उसके लिए हम बोल रहे थे, तो उससे अच्छा क्या करो ना, इसका ना ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालो। एफ के जगह पहले रखो वन, तो हो गया यहाँ पे वन प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो, मतलब वन। फिर बेसिस का बेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बेसिस का किस में होता है, बेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टी एक्स हो गया, एक्स का कितना हो गया, एक्स का एक्स हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन। ओके, टी एक्स स्क्वायर रखो, एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इनको लिखना है तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों का जनरल हम लोग सेम बेसिस लेंगे, क्योंकि बेसिस तो दिया नहीं है। वन को लिख सकते हैं 1 0 0, और यहाँ वन वन हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, टू हो जाएंगे वन। मुझे ये बताओ किसे किसे ये नहीं समझ में आया जो अभी हम ये लिखे हैं, किसे किसे ये नहीं समझ में आया, और किसे किसे ये समझ में तो बहुत किसी को आ गया होगा। इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये लिखा जाता है जो आपने बेसिस लिया, एफ के जगह वन एक्स एक्स स्क्वायर, इसी को, ये जो वन आया, इसको इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं वन को क्या, वन इंटू वन
प्लस 0 × x प्लस 0 × x²। और जो यहाँ पे 1 0 0 है जो कि कॉफिशियंट है 1x² का, ये कॉफिशियंट को कॉलम वाइज लिखा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट है इसका, और ये कोऑर्डिनेट है tx का, और ये कोऑर्डिनेट है tx² का। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट को कॉलम वाइज लिख देंगे, एक मैट्रिक्स बन के रेडी होगा जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट को लिखना है। अब जैसे कि और भी दिया है, इसको लिख सकते हैं 1 × 1 प्लस 1 × x प्लस 0 × x², इसलिए हमने लिखा 1 1 0 कॉलम वाइज। उसी तरीके से नीचे वाला लिख सकते हैं 0 × 1 प्लस 2 × x प्लस 1 × x²। तो आपके आ गया 0 2 1 0 2 1। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स से ना फटाफट करके इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए। क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो cx हो गया, कितना हो गया बोलो? x−1 का क्यूब, बिकॉज दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट ही आपके क्या हो जाएंगे? आइगन वैल्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो गया x³ प्लस 1 माइनस कितना हो गया? 3x² प्लस 3। ये ना आएगा जी? एक बार कंफर्म करो तो। ठीक है ना? अच्छा, ये -1 होगा ना? यहाँ पे हो गया -3x और x−1। ठीक है ना? है। अच्छा 3x हो जाएगा, सॉरी 3x। अब देखो तो, समटाइम दिमाग से ये हो जाता है। ठीक है ना? ये चीज हो गया। ओके, बेसिस हो गया, ये हो गया। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स मैट्रिक्स, है ना? एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जहां जहां पे x है, जहां जहां x है वहां t रखो। तो हो गया t³ माइनस आइडेंटिटी माइनस 3t² प्लस 3t इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये क्या है? नल मैट्रिक्स। कहाँ से लिखें? तो बाई केले हैमिल्टन थ्योरम, बाई केले हैमिल्टन थ्योरम। तो आ गया यहाँ पे। इधर क्या क्या चाहिए मुझे देख लो। t³ -3t² प्लस 3t। तो t³ भी है, -3t² भी है, प्लस 3t भी है। माइनस आइडेंटिटी है, राइट साइड कर देते हैं आइडेंटिटी। ठीक है। चलो पावर रख दो। कितना पावर रखना है? अब तक तो ये क्वेश्चन कब का बन जाता, बट हम समझा रहे हैं क्योंकि 2025 में पूछा है तो पावर रख दिए। ठीक। तो ये हो गया आई पर पावर 2025। 2025 आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे रखोगे तो आइडेंटिटी ही देने वाला है, बिकॉज बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? टी इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं t³ -3t² प्लस 3t, और यहाँ पे आ गए 2025। अगर x रखोगे तो आइडेंटिटी x, और आइडेंटिटी का x हो गया। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं अगर पॉसिबल है तो वो मैट्रिक्स रिटर्न आता है। उसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर में आई एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा, है ना? सेम डोमेन आपको रिपीट में कर देंगे, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलो या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। तो आप बताइए ऑप्शंस में कौन सा है? पहला ही वाला है। ऑप्शंस में पहला ही वाला है ना? बाकी तो नहीं है। बोलो आराम से, पहले इसे देखो, छोटा क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया तो बोलो। ठीक, चलो तब आगे बढ़ते हैं, है ना? 23। आज का क्लास थोड़ा सा देखो, मैं लैपटॉप भी हो गया है ऑलमोस्ट ठीक, लेकिन ना हम थोड़ा थके हुए हैं ज़्यादा। सिर मेरा पता नहीं कल से ही दर्द कर रहा था, तो बस आज थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कल से हम लोग 2-2 घंटे का क्लास लेंगे। 8 बजे से ही पॉसिबल होगा तो 8 से 10 करके ले लेंगे। ठीक है, हम ट्राई करेंगे ताकि सब ज्वाइन हो पाए। कल भी नहीं हो पाया था मेरा,
चलो ये हो गया ना 23, 22 भी करेंगे, 22 भी करेंगे बिल्कुल, आज नहीं तो कल करेंगे। बट हम थोड़ा सा आज पहला दिन है तो थोड़ा चाहते हैं कि इजी क्वेश्चन हो, कॉम्प्लेक्स पीडी नहीं जाने वाला अभी। ओडी ये देख सकती हो 27। Let U denote the span of ET, E2T, E3T, ET, E2T, E3T। ठीक है, स्पैन ऑफ मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करो तो एक वेक्टर स्पेस जनरेट होगा, और वो वेक्टर स्पेस है U इन द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R टू R। चलो ठीक है। अच्छा, e टू द पावर t 2t 3t ये तीनों तो Li है, ये तीनों क्या है Li है। इसका मतलब U जो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों का। तो ये अगर बेसिस है तो U जो है वेक्टर स्पेस ऑफ 3 डायमेंशनल, कितना डायमेंशनल 3। ओके, V लेता है एक फंक्शन है, V क्या है, V क्या है, ठीक है, V is a function from collection of all functions U to R such that f is a real linear transformation। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओ, वी कहता है कि हम क्या रखते हैं ऐसे, तुम्हारा यू जो है वो खुद भी एक स्पैन लेता है, मतलब वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा अगर हम लोग रियल रियल फील्ड में वर्क करें, या यू कहें कि यू ओवर आर बोल सकते हैं, तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा जहाँ टी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यहाँ जो टी सफिक्स में दिया गया है। ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं ना, ये बन थोड़ा सा उससे तो इजी लगता है, बन जाएगा। एक दो बनाते हैं फिर हम लोग आंसर की भी देख सकते हैं, इसमें है आंसर की, हमने देखा है। हम्म, ये हो गया। ओके, और डब्लू क्या लेता है, डब्लू भी ले रहे हैं वी में से ही। देखिए यू वेक्टर स्पेस है, वी कहता है कि हम अनदर वेक्टर स्पेस बनाएंगे जो कि फंक्शंस का कलेक्शन रखता हो, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ फंक्शन जो कि यहाँ पे डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ फंक्शन जो कि यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, डब्लू क्या ले रहा है कि वैसे वैसे वी का एलिमेंट लो, बेसिकली वैसे फंक्शन लो जो रिस्ट्रिक्टेड हो e टू द पावर 3t के लिए। दैट इज फंक्शन अगर हम लोग e टू द पावर 3t ले तो वो आपको जीरो दे दे, जीरो। रियल नंबर का है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कहता है बोथ v एंड w आर इनफाइनाइट डायमेंशनल, इनफाइनाइट। अच्छा, क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है, गिव मी एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर स्पेस व्हिच हैज इनफाइनाइट डायमेंशनल, जिसका डायमेंशन इनफाइनाइट हो। कोई बता सकता है वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन इनफाइनाइट हो। देखिए रिवीजन करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा ना थोड़ा सा जो पढ़ा है तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, ये ध्यान रखिए। कोई नहीं, हम जस्ट एक एग्जांपल मांगे हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल का। यहाँ पे लिखता है कि दोनों इनफाइनाइट डायमेंशनल है। अरे इनफाइनाइट डायमेंशनल का ऐसे ले लो ना, लाइक एज के अगर आप लेते हो आर ओवर क्यूब इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। क्यों, क्यों, क्योंकि इसके बेसिस जो होगा, बेसिस ऑफ आर ओवर क्यूब, इसे हम लोग मान लेते हैं वी। ठीक है, तो बेसिस जो हो जाएंगे इसके वो हो जाएंगे, जैसे 1 के लिए तो पूरा रेशनल दे देगा, अब लिख देते हैं √2, फिर लिख देते हैं √3, √5 इस तरीके से, फिर लिख देते हैं पाई, पाई स्क्वायर समथिंग लाइक दैट, फिर ई स्क्वायर, ये सारा चलते जाएगा। ये बेसिस हो गया, इसमें कितना एलिमेंट है, सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक इरेशनल, और एक दे देते हैं रेशनल। तो इरेशनल के लीनियर कॉम्बिनेशन क्योंकि सारे के सारे एल आई है,
तो पूरा इरेशनल दे देगा, और 1 को करेंगे क्यू के साथ तो रेशनल देगा, रेशनल एंड इरेशनल मिलके पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर देगा। तो दिस इज अ बेसिस ऑफ ए इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, हम अभी जस्ट बोले इस क्वेश्चन में क्या बोले कि हियर u इज नथिंग बट span of e to the power t, e to the power 2t and e to the power 3t। स्पैन ऑफ कहने का मतलब हो गया u गुण एल एस करते थे ना, तो एल के बाद एस में लिख दो e to the power t, e to the power 2t, e to the power 3t। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, c1 e to the power t प्लस c2 e to the power 2t और प्लस c3 e to the power 3t सच दैट कि c1 c2 c3 कहाँ से ले रहा है, कहता है ये रियल वेक्टर स्पेस है तो फील्ड रियल है, तो ये ले लो हमारा R। तो जो ये वेक्टर स्पेस बनेगा इसका डायमेंशन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, तीनों Li है तो डायमेंशन U हो जाएंगे 3। डायमेंशन U कितना हो गया 3, ध्यान रखिएगा। ओके, व्हाट अबाउट डायमेंशन ऑफ W एंड व्हाट अबाउट डायमेंशन ऑफ V, क्या लगता है, U का तो 3 आ गया, W और V का कितना जाएगा, बोलो। V, ये है होमोमॉर्फिज्म F। V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। F के जगह तुम ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकती हो, रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है ना, रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज V इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू R। अगर ऐसा है जिसको बोलते हैं होम U भी ऐसा लिखते हैं, हम लिखे भी है होम U भी इस तरह से, दैट इज होम यू भी को अगर हम लोग कोई मान लेते हैं सेट एस, एस वेक्टर स्पेस होगा, कहता है कि वैसे सारे ट्रांसफॉर्मेशन रखेंगे यू से भी में सच दैट कि टीजे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन ले लो यू से भी में, और ये जो कलेक्शन एस बनता है दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस, ये जो कलेक्शन एस बनेगा दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस, और इसी को हम लोग लिखते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू ऑन वी। इसको इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायमेंशन कितना होगा, तो दोनों का डायमेंशन से प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों का डायमेंशन में प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का डायमेंशन में प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड वी इक्वल टू क्या है, बेसिकली होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू कॉमा वी, ऐसा लिखते हैं बहुत जगह। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हुआ ना, तो ठीक है, और डायमेंशन ऑफ v कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v तो ये हो जाएंगे, इसका नोटेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखें ज़्यादा बेहतर होगा ना, किसी को कुछ बोलना है, चलो ठीक है ना, ये पढ़ाए हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल, जैसे होमो लीनियर ट्रांसफॉर्म लास्ट में देखोगे ना नोट्स में तो मिल जाएगा, ये प्रीवियस में ही पढ़ाए, इस बार भी हम नोट्स दिए थे उसमें मिल जाएगा। जैसे ऐसा लिख सकते हो, लीनियर स्पैन हो गया u से v में ऐसा करके, तो यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशन हो गया एल यू कोमा वी, और ये बेसिकली क्या होता है पता है, डायमेंशन ऑफ यू इनटू डायमेंशन ऑफ वी, ठीक है, लेकिन v के जगह यहाँ पे आर है, ध्यान से देखो v की जगह आर है, तो यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा क्योंकि v तो दूसरे को माना गया है, आर आर आर, वी तो यहाँ पे दूसरे को माना गया, वी तो इसके पूरा का पूरा होमोमॉर्फिज्म को माना गया। चलो, डायमेंशन यू का भी हम लोग 3 देखे, डायमेंशन रियल नंबर सिस्टम का तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ठीक है। हाँ ओके, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब भी का डायमेंशन मुझे पता चल गया 3 है, भी इज इनफाइनाइट डायमेंशनल एंड डायमेंशन W0, भी इनफाइनाइट की वजह से पहला खत्म, बोथ आर इनफाइनाइट पहला खत्म क्योंकि v का जो है डायमेंशन 3 आ गया, दोनों में 3 है। अब W का 1 होगा कि W का 2 होगा, तो W का डायमेंशन कितना होगा, कोई बता सकता है, इजी है, कितना, डायमेंशन ऑफ V, क्योंकि V का ही सब स्पेस है ना, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, सिंस
W is a subspace. W is a subspace of V. So dimension of W बराबर dimension V minus number of linear independent condition. कितना सारा एलआई कंडीशंस है, ठीक है। तो डायमेंशन भी 3 हो गया माइनस डायमेंशन कितना एलआई कंडीशन है, तो देखो ना एक ही तो कंडीशन है और वो कंडीशन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस कंडीशन नहीं होगा वैलिड। ये सब जब डायमेंशन देखोगे ना उसमें हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, उसमें हम पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा कंडीशन। तो एक ही कंडीशन है जो रिस्ट्रिक्टेड करता है e⁻3t का मैपिंग को 0 लेके जाने के लिए। तो कितना एलआई कंडीशन है, एक, तो 3 से 1 गया 2। तो डायमेंशन बेसिकली जो इसका हो जाएगा वो आ जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2 है। इसमें कुछ है बस थोड़ा सा, ये तो एडिशनल है, ये तो हम ऐसे ही पूछे, स्टार्ट तो यहाँ से होगा, ये तो एडिशनल है। जस्ट हम एक क्वेश्चन पूछे तुमसे कि बताओ मुझे ऐसा ऐसा कुछ, लेकिन हुआ नहीं, गलत बात है। बोलो, ठीक है, मुझे आज भर के लिए सिर्फ छोड़ दो, ठीक है ना। कल हम लोग 8 बजे से बहुत अच्छा करेंगे, नहीं तो क्लास हो नहीं रहा था ना, 3 दिन हो गया क्लास नहीं हुआ। एक दिन तो खैर इनर प्रोडक्ट किए, 17 को नहीं हुआ, 18 भी आज उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। कल से हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 क्लास में एक एक PYQs खत्म करने का ट्राई करेंगे, होने होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्वेश्चन इसमें था। चलो ये तो 28 आप लोगों का मुझे नहीं पता कैसे होगा, वेरिएशन प्रॉब्लम है, इसे इग्नोर करते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये पढ़ाएंगे भी नहीं, ये देख सकती हो। ये हो गया मैट्रिक्स से क्वेश्चन, ये हो गया मैट्रिक्स से क्वेश्चन। हम इसको देते हैं, तुम लोग इसको सोचो, ठीक है। और हम लोग कल 8 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मेरा तबीयत ठीक हुआ था फिर खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे अच्छे से डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। एक मेरा लैपटॉप को बुरा हाल हो रेस्ट गया। करिए सर। हाँ मतलब आज क्लासेस लिए हैं और भी क्लासेस हुए हैं, सुबह वाला क्लास भी ठीक चला, अच्छा चला, मतलब दोपहर वाला। और अभी जो है ना पेन किलर भी खाए हैं फिर भी दर्द कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लास लेना है भाई, क्योंकि एग्जाम है इधर। तो 3 क्लास से नहीं हुए, संतोष सर छुट्टी में है, यही मेरे पास मौका है कि थोड़ा सा हम इसको खींच देते हैं अच्छे से। तुम लोग एक काम कर सकते हो ना, हम नोट सेंड करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो भी नहीं पढ़ा है वो एटलीस्ट एक बार देख लो, जो भी नहीं पढ़े हो, और एक बार रिवीजन कर लो लीनियर अलजेब्रा को, ताकि इसके क्वेश्चन बना पाओगे, फिर रियल के भी बनाएंगे। रियल के क्वेश्चन ना फटाफट करके बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइमिंग लगेगा, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लीनियर में देखो अब ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा में एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो अभी हम दोनों को लिख रहे हैं, फिर भी ट्राई करना, नोट्स में रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। ये है, लेकिन बाकी सारा जो क्वेश्चन है ना ये बनने लगेगा खुद से ही, उतना एफर्ट नहीं भी लगाओगे तो बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देते हैं हम, कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपली बी एक ट्रांसफॉर्मेशन है R4 क्रॉस R4 से R में, R4 और क्रॉस R4 है ना, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लेना। देखो गजब का ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, ठीक है। वेयर x दिया गया है, y दिया गया है, क्योंकि ये दोनों x y R4 से है। A denote the matrix of B, that is A is nothing but transformation matrix with respect to the standard order basis of R4। क्या है, कहता है A जो है B का मैट्रिक्स है, तो B का मैट्रिक्स है तो यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे दिया गया है। कहता है R4 का स्टैंडर्ड बेसिस, तो स्टैंडर्ड बेसिस R4 का क्या होता है पता है ना, हाँ 1 0 0 0 इस टाइप से,
फिर 0 1 0 0 करके, जिसको हम लोग नोटेशन देते हैं E1 E2 E3 E4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटर्मिनेंट 0 होगा, डिटर्मिनेंट -1 होगा, तो ये तो यहाँ से बताएगा, और ये R4 क्रॉस R4 है। तो कैसे यहाँ पे रखेंगे कि ये क्वेश्चन बने, मुझे कल बताना। अगर सेम रखते हैं, जीरो नहीं होगा, कहता है सारे नॉन जीरो के लिए। अगर एक्स कॉलम वेक्टर R4 से लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एक वाई ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए जो ये मैपिंग है वो नॉन जीरो हो। हर एक एक्स के लिए, नॉन जीरो एक्स के लिए एक नॉन जीरो वाई मिलेगा ही मिलेगा जिसमें कि मैपिंग का वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो, मतलब मैपिंग का वैल्यू यहाँ पे जीरो ना हो। हर एक नॉन जीरो एक्स के लिए एक वाई तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे, ध्यान रखना। वाई यहाँ पे जीरो लेना है या नॉन जीरो ऐसा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि वाई अगर जीरो लोगे दैट मीन्स आप चारों टर्म जीरो ले रहे हो, और वाई अगर नॉन जीरो लोगे मतलब इन चारों में से y1 y2 y3 y4 में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो है, तभी हम लोग इस वाई को क्या बोलेंगे, नॉन जीरो बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें ऑब्जर्वेशन लगाओ, और ऑब्जर्वेशन लगा के ये आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हम रख रहे हैं, और आज के लिए हम बस दो ही कर किए। कल हम लोग कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं है। कल हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे, और फिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज ना रख देते हैं, हाँ सॉरी, नोट्स भी हम भेज देते हैं तुरंत, और